चालू। ठीक है, लाइव लाइव, आर बी लाइव। रेडी? लाइव हो गया? लाइव क्यों नहीं हो रहा है? दिख रहा है? नमस्कार, स्वागत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ, फटाफट से बता दो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? वेलकम 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 टू दिस सेशन। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास में एक नया चैप्टर, नए चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। हाँ जी, पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी मिल गया आप लोगों को? अभी नहीं मिला होगा। पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी आया कि नहीं आया? एक बार चेक करो। हाँ, शायद दे दिया था। हाँ, तो पावर शेयरिंग आज का दिन है आपके पास। मंडे को अपन डाउट सॉल्विंग रखेंगे, बढ़िया। तो मंडे को डाउट सॉल्विंग रखेंगे, तो मंडे तक में तुम बहुत अच्छे से पावर शेयरिंग का डाउट सॉल्व वो कर सकते हो, डब्ल्यूपीपी पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लेना, है ना। मंडे को अपन पावर शेयरिंग का डब्ल्यूपीपी सॉल्व करेंगे। उसके क्यूट नोट्स और डब्ल्यूपीपी दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बढ़िया चैप्टर है, बेहतरीन। फिर इसका डब्ल्यूपीपी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दे देंगे। छोटा चैप्टर है ज्योग्राफी में। ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मैप वर्क नहीं आता है। चैप्टर 1 से जो मैंने आपको बताया था, क्या सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, कहाँ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, उसका मैप वर्क आता है। लेकिन इससे, इस चैप्टर से कोई मैप वर्क नहीं आएगा, है ना। हुर्रे, कोई मैप वर्क नहीं आएगा तो क्या करना है फिर अपने को? सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ना। चैप्टर पढ़ना, चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। चलो आ जाओ, चैप्टर पे कूदते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। चैप्टर पे कूदते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्लियर? बता जल्दी से, ऑडिबल विजिबल है? चलो, वेलकम वेलकम वेलकम। कहानी क्या है? कहानी यह है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे अपन ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर देखा था, तो हमने वहां यह समझ लिया था कि हर एक चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स कहलाती है ना। हर एक चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स कहलाती है। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो क्या है कहानी? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो फॉरेस्ट भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल से लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती है ना। वाइल्ड लाइफ भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, घोड़ा मिलता है, टॉक 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 टॉक, है ना। तो केस क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने में। तो इसीलिए हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को रिसोर्स की कैटेगरी में डालते हैं ना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस कहलाते हैं वो। गॉट माय पॉइंट? बताओ। क्लियर हुआ? पिकाचू अभी नहीं आया। पिकाचू, तुम्हारी भी छुट्टियां खत्म होगी, उसके बाद पिकाचू की भी छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर आ जाएगा। है ना। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से चैप्टर को पढ़ना है कि कैसे ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है ये रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, कैसे ये हमें मदद करता है, ये सारा सब कुछ अपने को समझना है। ठीक है। छुट्टियां कितने दिन की रहेगी? छुट्टियां 1 हफ्ते की रहेगी। बस 1 हफ्ता बहुत होता है। कहां जाना है? तुम 1 हफ्ते में घूम के आ जाओगे कहीं से भी, है ना। तो आ जाओ। नरक, माय लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चास। लेप्चा क्या है ना? लेप्चा ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। लेप्चा एक ट्राइबल कम्युनिटी है और नरक वो भगवान के लिए बोल रहे हैं। नरक माय लॉर्ड, नरक माय लॉर्ड, लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू। लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, the insects and the animals.
लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू। ये लेप्चा एक ट्राइबल कम्युनिटी, और लेप्चा ट्राइबल कम्युनिटी जो है, तो उन्होंने प्रकृति को प्रेज करते हुए बोला कि हे प्रभु, मतलब ऐसा कि हम आपके लिए गीत गाते हैं, हम आपका गीत इकट्ठा करते हैं स्प्रिंग से, नदियों से, पहाड़ों से, जंगलों से, कीड़े मकोड़ों से, ठीक है, इंसेक्ट से। हम आपके लिए म्यूजिक इकट्ठा करते हैं, जो हवाएं चलती है उससे, ठीक है, और आपके लिए समर्पित करते हैं, और आपके लिए समर्पित करते हैं। समझ में आया? और आपके लिए समर्पित करते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो, वैसी वाली कहानी होगी। तो अरे हाँ, तो अब केस क्या है, ये एक म्यूजिक है, और इस म्यूजिक के थ्रू मतलब एक लेप्चा ट्राइब के कल्चर को दर्शाते हुए बताया गया है कि कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है, तो दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस चीज को यहाँ बताया गया। तो ये सॉन्ग बस कंटेक्स्ट के लिए था। अब उसी चीज को यहाँ समझाया गया कि वी शेयर, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। भैया मनुष्य जो है ना, सोचता है कि इस प्रकृति पे आके वो अकेला ही है, बस सब जो है वही है। लेकिन आपको समझना होगा कि एक छोटे से जीव से लगा के एक बड़े से ब्लू व्हेल, हाथी तक, आप बहुत सारे जानवरों के साथ में, बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ में, पेड़ भी होते हैं, उनके साथ में इस प्रकृति को शेयर करते हो, ठीक है। यू शेयर दी नेचर विद देम, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी हैं इस पृथ्वी पे। लाइचेंस हैं, बनियान ट्री है बड़ा, एलिफेंट्स हैं, ब्लू व्हेल्स हैं। तो छोटे से लगा के बड़ा से बड़ा तक हर प्रकार का जीव जंतु जो इस प्रकृति पर जी रहा होता है, ठीक है। दिस एंटायर हैबिटाट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो ये पूरा का पूरा जो हैबिटाट है जिसपे हम रहते हैं, प्रकृति जो है, इसमें इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि लाइफ फॉर्म में डिफरेंट वैरायटी होना, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। We humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence, ठीक है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम इस पूरे सिस्टम का एक पार्ट है। देखो एक कितनी गहरी लाइन है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, उस पूरी दुनिया को चलाने वाला इंसान नहीं है, उस पूरी दुनिया के चलन में एक पहिया इंसान है बस। समझ रहे हो कि जो पूरी दुनिया चल रही है, तो उस पूरी दुनिया में एक पार्ट ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ अ सिस्टम, नॉट द सिस्टम इन इटसेल्फ। फिर क्यों इतना घमंड है यार, फिर क्यों इतना गुमान है कि मनुष्य जो है सोचता है कि मैं आज एक कविता पढ़ी थी, नहीं सुनी थी, मतलब कोई पढ़ रहा था, मैंने सुनी थी, मतलब मुझे उसके थोड़े रिलिक्स, मतलब जो रिमेन्स रह जाते ना दिमाग में, वो ध्यान है कि एक पेड़ था और एक इंसान था। इंसान ने अपने आप को उस पेड़ से ऊंचा बना लिया, पेड़ को खत्म कर दिया। एक पहाड़ था जो अडिंग था, और एक इंसान था, अडिंग मतलब खड़ा हुआ है जो। इंसान ने अपने आप को अडिंग बनाया, उस पहाड़ को खत्म कर दिया। एक नदी थी और एक इंसान था। नदी में बहुत वेग था, इंसान ने, वेग मतलब कि नदी में बहुत पावर रहती है ना, कि वो आ रही है पहाड़ों के बीच में से चीर फाड़ करते हुए। तो एक नदी थी जिसमें बहुत वेग था, और एक इंसान था। इंसान ने अपने वेग से उस नदी को सुखा दिया, मतलब इंसान ने भी अपनी शक्ति दिखाई, नदी को सुखा दिया। तो व्हाट इज द क्रक्स ये है बाबू कि ह्यूमन बींग्स ने क्या करा ना कि पूरी की पूरी सिस्टम में अपने आप को फिट इन करने की जगह उस सिस्टम को ओवर आर्च करने की कोशिश करी, ओवर शैडो करने की कोशिश करी, और उस पूरे सिस्टम को खराब करता चले गया। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक बड़ी समस्या का कारण है, ठीक है। वी ह्यूमंस अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence, ठीक है। तो हम क्या है, हम अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम पर निर्भर होते हैं। सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, और हम सिर्फ एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल दी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए रहती है, तो प्लांट और ऑर्गेनिजम्स जो यह हवा हमें देते हैं जो ब्रीथ करते हैं हम। The water we drink and the soil that produces our food without which we cannot survive, ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? ये प्रकृति से ही तो मिल रहा है। फॉरेस्ट जो होते हैं तो they play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend, ठीक है। तो फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम सब उसके ऊपर ही तो निर्भर करते हैं। जंगल नहीं होंगे तो जीवन कैसे चलेगा? जंगल से कितना सारा हमें रिसोर्सेज मिलता है, लकड़ी मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ, ठीक है। तो ये वही दर्शा रहा कि सिर्फ इंसान काफी नहीं है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें इंसान एक पार्ट है।
फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में देखें चीजों को, तो इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो आपके क्षेत्र में यूनिक है। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन आवर एरिया। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, इंडिया बहुत डाइवर्स है। ठीक है, इंडिया बहुत डाइवर्स है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, और अभी हमने जितने देखे हैं प्लांट एनिमल, इससे कई गुना प्लांट एंड एनिमल तो अभी डिस्कवर करना बचे हैं और। ठीक है, स्टिल रिमेनिंग। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. ये क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो आप। ठीक है, कि इतने सारे पेड़ पक्षी मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ है और सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take this for granted. लेकिन वही होता ना कि अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा है और अच्छा बर्ताव कर रहा है, जीवन जी रहा है, तो हम उसको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो हमें सेटिस्फेक्शन ही फील नहीं होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये सोचने लगते हैं क्या ये तो रहेगी। तो वैसे हमने पेड़ पौधों को भी अपने जीवन में जब लाए तो ये सोचा कि तो रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। लेकिन हुआ क्या है, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। और वो कैसी इनसेंसिटिविटी है मैं समझाता हूँ। जैसे हमने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन किया तो हमने पेड़ काटते चले गए, हमने ये नहीं सोचा कि पेड़ कट जाएंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे। ठीक है, पक्षी गायब हो गए क्योंकि उन पक्षियों का तो घराना ही वो था उन जंगलों में, वो पक्षी अब कहाँ जाएंगे। हमने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो नेटवर्क टेलीकॉम नेटवर्क्स बनाए। स्पैरो, मुझे बहुत पसंद है स्पैरो, पता है, देखना कभी तुम देखी गौरैया चिड़ैया। सोचो मुझे आज क्लास में ये पूछना पड़ रहा है बच्चों से कि तुमने कभी देखी है गौरैया, जबकि मैं अपने जब बचपन की बात बताऊं तो आज से 10 साल 15 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं आपको तो मैंने गौरैया को धूल में, जैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है तो गौरैया जो है ना वो धूल में ऐसी लोटपोट होती थी बढ़िया। और वो ऐसा बोलते थे कि जब गौरैया जो रहती है, स्पैरो जो रहती है, जब वो धूल में ऐसी लोटपोट होती है तो धूल में लोटपोट होती है इसका मतलब बारिश आने वाली रहती है, वो उसका एक सिग्नल है। अब क्या हुआ, अभी एक दिन मैं गाँव था तो आओ गौरैया की कहानी सुना दो। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में सामने आंगन में गौरैया आ गई। और पहले वही बता रहा हूँ, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं, 15 साल पहले जब मैं बच्चा था तो मैंने ये देखा है कि गौरैयों का झुंड होता था पूरा, कि इस मौसम में खास करके जून टाइम पीरियड में 20-25 गौरैया चिड़िया जो फुदुक फुदुक कूदती रहती थी आंगनों में, और वो मिट्टी में ऐसे वो कर रही होती थी, ऐसे मिट्टी उड़ा रही होती थी अपने पंखों से, एकदम ऐसे गड्ढा करने की कोशिश करती है वहां पे। लेकिन वो गायब हो गई सब, और ये बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि आज तो मैं तुम्हें वो विजुअलाइज करके बता पा रहा हूँ, एक दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मतलब इंसान है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, तुम बड़े हो जाओगे, अगर तुमने वो नहीं देखा तो तुम कैसे बताओगे अपने आगे आने वाली जनरेशन को। मतलब ये बहुत चिंता का विषय है। मैं एक दिन एक नेशनल पार्क गया था और उस नेशनल पार्क में मैं क्या देख रहा था कि नेशनल पार्क में हिरणे थी बहुत सारी, नील गाय थी, वो था क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तो जो वो होती है ना चीतल, जिसे डियर के भी टाइप होते, बारहसिंगा, चीतल, ऐसा, तो चीतल था। चीतल के अलावा एक और कौन सा था, तो वो बहुत सारे दौड़ लगा रहे थे, दिख रहे थे। आदमी देखता है नेशनल पार्क ज्यादा, शेर की तलाश करता, शेर। ठीक है, तो हमारे साथ में हमारे एक दादाजी भी थे, तो मतलब उनका बड़ा सीधा ऑब्जर्वेशन, अरे ये तो पहले जब वो वाली फसल लगाते थे तो उस फसल में हमारे खेत में से दौड़ के जाती थी और बहुत परेशान करती थी। तो फिर मैंने क्या सोचा कि उन्होंने ये अपनी खेत में देखा है। ठीक है, आज मैं उनके बाद की जनरेशन, जैसे खैर आई एम दी थर्ड जनरेशन, तो मैंने देखा कि उनके बाद की जनरेशन इनको पैसे देके नेशनल पार्क में देखने जा रही है। अब मुझे डाउट है कि मेरे बाद जो थर्ड जनरेशन आएगी वो सिर्फ पिक्चरों में देखेगी, वीडियोस में देखेगी, वीआर लगा के देखेगी, कैसे देखेगी पता नहीं है। तो दिस इज वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। खत्म करते जा रहे हैं हम चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ पता है? दिस इज ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। हमने प्रकृति की तरफ इनसेंसिटिविटी दिखाई है। सुनो बच्चों, मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें 4 पैराग्राफ पढ़ा दूं, 4 आंसर याद करवा दूं। मेरा काम बस एक सिंपल है कि आप सबको सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं तो मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करके चले जाऊं। आप कुछ भी करना, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, आप साइंटिस्ट बनना, आप डॉक्टर बनना, आप कुछ मत बनना, लेकिन आप एक ऐसे इंसान बनना
जो प्रकृति के टुवर्ड्स सेंसिटिव रहे। इन्वायरमेंट डे आने वाला है अभी, है ना, तो हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं नेक्स्ट टॉपर्स पे कि एक पेड़ लगाए एक बच्चा, और वो पेड़ के साथ में फोटो खींच के, सेल्फी खींच के दे। अभी आपको गूगल फॉर्म का एक नोटिफिकेशन भी आएगा, तो एक पेड़ के साथ फोटो सेल्फी लगा के दे कि ये पेड़ लगाया, और ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया फिर मर गया वो 4 दिन बाद, उसको सींचना, बड़ा करना। और जब उस पेड़ को आप बड़ा करोगे तो वो जो पेड़ होगा, ठीक है, उस पेड़ के साथ आपकी जो फोटो है तो अपन यहाँ क्लास में लगा देंगे वो, ठीक है, आपके पेड़ के साथ की फोटो अपन क्लास में लगा देंगे। समझ में आया? तो ये चीज अपन करने वाले हैं। फाइन। तो वही है कि इन्वायरमेंट की तरफ सेंसिटिविटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सेंसिटिविटी रखना, ठीक है। क्योंकि वो सेंसिटिविटी नहीं रही, इसी कारण से क्या है, प्रकृति जो है वो विलुप्त होते जा रही, प्रकृति को नुकसान होते जा रहा है, ठीक है। व्हाट अ गुड स्टार्ट टू दिस चैप्टर। हम इन्वायरमेंट डे के अराउंड ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया की क्या स्थिति है। डाइवर्स है, लेकिन हमने हमारी इन्वायरमेंट की तरफ सेंसिटिविटी नहीं रखी, तो वो आज खतरे में है, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारा पूरा सिस्टम उसके अराउंड बना हुआ है। ह्यूमन बींग्स आर जस्ट द पार्ट ऑफ सिस्टम, बाकी वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक टर्म आई यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो टर्म है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो टर्म आया है बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म एग्जाम में पूछा जाता है। समझे? बताओ, क्लियर है? बताओ जल्दी। यस, वेकेशंस होमवर्क करने के लिए नहीं होते भाई साहब, वेकेशंस के लिए होते। कोई हॉलीडे होमवर्क नहीं दूंगा मेरी तरफ से, तुम फ्री हो। एक डब्ल्यूपीपी रहेगी तुम्हारे पास में, बस अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसकी भी डब्ल्यूपीपी, 2 डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लेना बस, ठीक है, डन रहा अपनी तरफ से। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये एक टर्म है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, ठीक है। लाइफ फॉर्म में विविधता, लाइफ फॉर्म में डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, है ना। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, कि इमेंसली रिच वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज की अगर हम बात करें, तो प्रकृति में आपको शेर, चीता, भालू, पीपल का पेड़, आम का पेड़, इमली का पेड़, इंसान सब मिलेंगे, है ना। तो हम सब क्या है? डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन है। भालू का काम अलग है, फॉर्म्स उसके अलग हैं, भालू दिखता अलग है, फंक्शंस अलग हैं। हिरण का काम अलग है, उसका फॉर्म अलग है, फंक्शन अलग है। तो वी आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन, हम सब अलग अलग है ना। वी आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन बट और अलग अलग स्पीशीज है सब, कोई पेड़ है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, ठीक है। तो टर्म समझो, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? जो इमेंसली रिच वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज है विच आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन, जो दिखने में और अपने अपने फंक्शंस में एक दूसरे से अलग है, बट दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, ठीक है। लेकिन उसके हम अलग हैं, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं, अलग हैं फिर भी जुड़े हुए। कैसे? तो जुड़े हुए कैसे बाबू, समझना। हम जुड़े हुए ऐसे हैं कि हम पेड़ों के ऊपर निर्भर है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम पेड़ों के ऊपर निर्भर है, पेड़ हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनके बीज लगाएंगे जब उनकी जनरेशन बढ़ेगी, हम जानवरों के ऊपर निर्भर है कि जानवरों से हमें, जैसे घोड़े से हमें ड्रॉट पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी सवारी के लिए, ठीक है। गाय से हमें दूध मिलेगा, बैल से हमें वही क्या बोल सकते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ड्रॉट पावर बोलते हैं इसको। तो वैसे ही आपको क्या समझना ना कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्स फॉर्म्स और फंक्शन की चीज है, बट दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड थ्रू अ सिस्टम, ठीक है, क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब क्या है कि किसी ना किसी तरह से मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है हम। तो ये है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, समझे? ये है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन।
क्लियर हुआ? हॉर्स से हॉर्स पावर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। क्लियर? समझे? बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन, अरे बता दो बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में क्या आ जाएगा? तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन जो है, पेड़ पौधे प्रकृति इनको बचाना बहुत एसेंशियल हो गया है। ठीक है, तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? ठीक है, तो अब वही वाली बात है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, तो वो तो एसेंशियल है, लेकिन हमें हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों है? क्यों, उसका कारण भी समझो ना। देखो एक चीज है कि सब दौड़ रहे हैं, भाग लग रहे हैं, सब चिल्लाओ चिल्लाओ, भागो भागो भागो, तो भागना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ पैनिक सिचुएशन ही होगी, इसलिए भाग रहे हैं। चलो भागते हैं, हम सब भाग रहे हैं, लेकिन आप भागते भागते किसी से पूछोगे तो सही कि आखिरकार भाग क्यों रहे हैं, फिर आपको कोई बताएगा कि मैराथन चल रही है, तो आप बोलोगे मुझे तो दौड़ना ही नहीं है मैराथन में, मुझे लगा कि उधर से शेर आ गया इसलिए दौड़ रहे हैं सब। समझे? तो केस वही है कि आप बायोलॉजिकली, मतलब सॉरी, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री जो है उसको, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इसलिए बचाना है, बचाना जरूरी है। लेकिन वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है सिर्फ इसीलिए बचाना है या फिर और भी कोई कारण है बचाने का? समझे? तो यू आर रिक्वायर्ड, यू आर सपोज्ड टू स्टॉप एंड आस्क द क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? बचाना क्यों है? बचाना इसलिए है क्योंकि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान रखना मेरी बात, एक एक शब्द याद रखना। क्वेश्चंस आते हैं उसमें कीवर्ड्स में आंसर लिखना होते हैं तुम्हें, तो वो कीवर्ड में आंसर ऐसे हैं कि कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चीजों को बचाओगे नहीं तो आप नहीं बचोगे, ऐसा। ठीक है, हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इसलिए भी बचाना जरूरी है। किस लिए बचाना जरूरी है? क्योंकि जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीजें क्या है ना, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस चीज में? ये सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कंजर्वेशन में। ये सब कुछ कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये नहीं होंगी तो चीजें मतलब आपने प्रकृति को नहीं बचाया तो आप पानी नहीं बचा पाओगे, खराब पानी पी के वैसे भी मर जाओगे, खराब हवा दिल्ली वाले बेहतर जानते हैं, है ना। सॉइल अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो कुल मिला के ये पहला एसेंस है कि हमें क्यों कंजर्व करना है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि कंजर्वेशन से ही आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचेगी और हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में क्या है? वाटर, एयर, सॉइल, ये सब तभी बचेगा। और जब ये बचेगा तभी क्या होगा? इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है कि आज आप देखोगे वही कि जैसे आज आप देख रहे हो क्या कि पक्षी में कुछ ही पक्षी बचे हैं बस, बाकी बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिन पक्षियों की प्रजाति खत्म हो गई है। और वो क्यों? क्योंकि कुछ पक्षी बहुत सेंसिटिव थे। मछलियों में अगर बात करें तो मछलियों की बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि कुछ मछलियां बहुत सेंसिटिव थी तो उनकी स्पीशीज खत्म होते चले गई, क्योंकि हमने पानी खराब कर दिया, हमने हवा खराब कर दी, हमने पेड़ काट दिए। तो अब हो क्या रहा है ना, जब आप पेड़ काटोगे, पानी खराब करोगे, हवा खराब कर दोगे, तो अलग अलग जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज है वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुछ स्पीशीज सेंसिटिव होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो जो सेंसिटिव होती हैं वो बदलते समय, बदलते प्रकृति, बदलते पर्यावरण के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप डाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को बचाओगे तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बचाने से आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचा पाओगे। ठीक है, और उसी से क्या होगा? स्पीशीज की ग्रोथ होगी, चीजें बेटर होंगी। समझ गए? स्पीशीज की ग्रोथ होगी, चीजें बेटर होगी। समझ में आया? तो दो पॉइंट की व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व और कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट तो है कि कंजर्वेशन से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचेगी और हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बचेगा। दूसरा कि कंजर्वेशन करोगे तभी आप जेनेटिक डाइवर्सिटी और प्लांट्स और एनिमल्स को बचा पाओगे, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल
इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, ठीक है, खेती के लिए हम आज भी क्या है, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे डिपेंडेंट हैं। क्या है वो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज फॉर एग्रीकल्चर? फॉर एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। जैसे क्या बोल सकते हैं ना कि जैसे चावल है, तो चावल की खेती आज से थोड़ी चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है, तो हम आज भी उसी चावल को ग्रो करते जा रहे हैं। वो क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उसको कंजर्व किया, प्रिजर्व किया है। फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी। मछलियां तभी मिलेगी ना जब पानी साफ होगा, पीने योग्य बचा रहेगा, ठीक है। देखो कोई भी रिवर को, पता रिवर को भी ऐसा बोलते हैं कि ये रिवर जो है तो लिविंग रिवर है या डेड रिवर है? ये कैसे? अगर मान लो कोई नदी के अंदर वाइल्ड लाइफ मिलना, मतलब एक्वेटिक लाइफ मिलना खत्म हो गई है, वहां ना मछलियां रह पा रही है, ना किसी प्रकार की एल्गी बन पा रही है, तो वो नदी नहीं है, वो नाला बन गया है, तो उस रिवर को डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो डेड डिक्लेयर हो गई है। क्यों? क्योंकि वो रिवर को आपने कंजर्व नहीं करा, तो इस कारण से वहां की एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी भी खत्म होते जा रही है, वहां की एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी भी खत्म होते जा रही है, ठीक है। In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. अब जब ये समझ में आया कि कंजर्वेशन इतना जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, कंजर्वेशन से ही आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचती है, कंजर्वेशन से ही आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बचता है, कंजर्वेशन से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप मेंटेन कर पाओगे, जो विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर ग्रोथ, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको क्या प्रूव करते हैं? ये सारे एग्जांपल्स आपको प्रूव करते हैं कि इसीलिए कंजर्वेशन जरूरी है। तो इन 1960s एंड 70s जो कंजर्वेशनिस्ट थे, दे डिमांडेड द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उन्होंने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम डिमांड किया और आता भी है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाती है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972, ठीक है। जब डिमांड उठाई तो उस डिमांड का परिणाम यह हुआ कि लॉ बन के आता है, ठीक है। डिमांड का परिणाम यह हुआ कि लॉ बन के आता है। यहां तक समझ में आया सारा सब कुछ? अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट, अरे बताओ बताओ बताओ। बताओ क्लियर हुआ यहां तक? बताइए। रिवीजन नोट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, एक बार चेक करते हैं, रुको। भुवन मेरे दोस्त, मैं क्लास में और बच्चे बोल रहे हैं रिवीजन नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक बार इसको फटाफट कर दो, ठीक है। बोल दिए बच्चों, अभी देखो एक बार। लेप्चा सॉन्ग का रिकैप करवा दो सर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उस पर भी आ रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो अब हमने ये देख लिया कि वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइन हो रही है, ये सारी चीजें। और इसीलिए क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जैसे आप देखेंगे तो जो कंजर्वेशनिस्ट थे, जो कंजर्वेशन का काम करते थे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब कोई लॉ के लिए डिमांड करी, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, तो व्हाट आर दी प्रोविजंस, व्हाट आर दी प्रोविजंस इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्या प्रोविजन है ये आपको बताना है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्या प्रोविजन है ये आपको बताना है। क्लियर? क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन बनेगा,
यस। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हम अब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ही देख रहे हैं, या फिर अब इस टॉपिक को आप ऐसे भी समझोगे ना, देखो इसी के पैरेलल में मैं लिख दे रहा हूं, इसी के पैरेलल में लिख दे रहा हूं कि पैरेलल में इस टॉपिक को ऐसे भी समझोगे कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, steps taken by the government for the conservation of forest and wildlife. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए सरकार ने, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए। तो जैसे अगर आप, एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, ये समझना एक चीज और, कि मैं चैप्टर समरी अगर दूं तुम्हें, तो चैप्टर समरी कुछ ऐसी सी है, सिंपल सी, कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पहले ये पूछा गया कि वाई दे आर रिसोर्स, ठीक है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये रिसोर्स क्यों है, पहली चीज तो ये। अब जब ये रिसोर्स क्यों है वाला पार्ट समझ में आया आपको, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्यों है, तो आप उसका एक बेसिक इंट्रो समझते हैं, इंट्रो समझने के बाद नीड फॉर कंजर्वेशन समझते हैं, है ना, नीड फॉर, हाँ क्या हो गया, हो गए रिवीजन नोट्स पहुंच गए, डाउनलोड हो रहे हैं अब, ठीक है, वेरी गुड, देखा रिवीजन नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे तुम्हारे। इंट्रोडक्शन समझने के अंदर नीड फॉर कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि वो डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना। सिंपल मैं पूरा चैप्टर बता रहा हूं, छोटू सा चैप्टर है। अब नीड फॉर कंजर्वेशन समझने के अंदर कि स्टेप्स टेकन, कि स्टेप्स क्या क्या लिए गए कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए, तो कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए, तो उसमें क्या लिखोगे आप, कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं अगर ये पूछूं मैं आपसे, तो सबसे पहले आपको देखना है कंजर्वेशन के स्टेप्स में, सबसे पहले आपको लिखना है कि स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप्स टेकन बाय कम्युनिटी, हम सरकार के भरोसे बैठे हैं, सरकार हमारे भरोसे बैठे हैं, काम कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है ना, जब आप सरकार के भरोसे बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो कभी कभी जिम्मेदारियां खुद भी उठाना पड़ती है, और वही जिम्मेदारियां उठाई किसने, तो जनता ने भी उठाई। तो स्टेप्स टेकन बाय कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए, है ना। एंड टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगली चीज है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर चैप्टर की समरी दूं मैं आपको पूरा, तो ये है चैप्टर की समरी, क्या कि आपको चैप्टर की समरी में ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या है, वो रिसोर्स क्यों है, उसके बारे में, कंजर्वेशन की जरूरत क्यों, और कंजर्वेशन की जब बात आती है तो जिसमें होता है ना कंजर्वेटिव्स ने आवाज उठाई और सरकार ने एक लॉ लाई, तो सरकार के द्वारा क्या क्या कदम लिए गए वो पढ़ेंगे हम, कम्युनिटी के द्वारा क्या क्या कदम लिए गए कंजर्वेशन के लिए वो पढ़ेंगे हम, और टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है वो पढ़ेंगे, बस। तो इतना ही चैप्टर है। तो अगर हम बात करें क्या कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, तो सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं, चलो भाई, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो अब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है ऐसा, वो पॉइंटर समझते हैं, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है ऐसा, वो पॉइंटर समझते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ना, चैप्टर पूरा समझ में आ गया, जल्दी बताओ यस और नो में। बता दे लाला मेरे, आया
फर्स्ट चैप्टर के नोट्स नहीं दिए? अबे झूठ बोलता है, दे दिए बाबू, चेक करो एक बार। सारे मॉड्यूल्स और सब डाउनलोड हो रहे, एक बार चेक करो। अभी मैंने जस्ट बोला है और मुझे आके उन्होंने बोला कि हो गए सब, गुड टू गो है सर। यस, चलो तो आ जाओ, आप देखते हैं कि कंजर्वेशन की जो बात हो रही, तो उस कंजर्वेशन की जो बात हो रही, तो अपन को ये देखना है कि उस कंजर्वेशन में आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए। तो गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाई है, ठीक है। तो विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट्स, एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई है, एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, ठीक है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting the trade in wildlife। तो ये एक कदम उठाया गया है। सबसे पहला क्या लिखोगे? ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बची कुची पॉपुलेशन है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनकी हंटिंग को बैन किया जाए, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। ट्रेड जो है उनके वाइल्ड लाइफ का, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि क्या हो, कंजर्वेशन इंश्योर किया जा सके। पहला प्रोविजन आपने लिख दिया, ठीक है, कि ये स्टेप लिया गया। फिर क्या है दूसरा? Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuaries, about which you have already studied। तो ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि सरकारों ने क्या किया ना, जो जंगल वाले एरिया थे उनको नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट किए, ताकि क्या हो, ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, ठीक है, ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, तो इनके अंदर जो पॉपुलेशन है जानवरों की, जो अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज है, उन्हें बचाया जा सके। तो सब्सिक्वेंटली सेंट्रल पार्क्स और अलग अलग प्रकार के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बनाए गए। फिर क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स व्हिच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न राइनोसोरस, द कश्मीरी स्टैग और दी हंगुल, जिसे कहा जाता है कश्मीरी स्टैग को, है ना। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल जो होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, ठीक है, एशियाटिक लायन हो गया एंड अदर। तो अब एक पॉइंट ये आपका बनेगा कि सरकार ने जानवरों को बचाने के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए। जैसे मान लो कि वो स्पीशीज जानवर की जो ग्रेवली एंडेंजर्ड है, मतलब जो खतरे में है, जिसको नहीं बचाया तो वो खत्म हो जाएगी, तो ऐसी स्पीशीज को, ठीक है, ऐसी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया? ऐसी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रोग्राम चलाए, प्रोजेक्ट्स चलाए। फाइन, अलग अलग प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स चलाए। तो उन अलग अलग प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि सरकार ने कौन से प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स चलाए? तो टाइगर के लिए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाए, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस चलाए, कश्मीरी स्टैग और हंगुल को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए। तो ऐसे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने चलाना शुरू किए। समझ गए? ये हो गया। उसके बाद में क्या है? मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, द ब्लैक बक को कहा जाता है चिंकारा। काऊ काऊ काऊ, चिंकारा का नाम सुनते से चिकारा भाई के कान खड़े हो गए। समझे कि नहीं समझे? तो क्या हुआ यहाँ पे? चिंकारा जो है, तो चिंकारा भी ब्लैक बक है। ब्लैक बक जानते हो ना, सलमान खान बहुत अच्छे से पहचानता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? नए एनिमल्स, नई स्पीशीज को भी इंक्लूड किया इसी चीज में, ताकि वो क्या कर सके, जो ग्रेवली एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचाया जा सके, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोदावन कहा जाता है, स्नो लेपर्ड वगैरह, इन सबको इंक्लूड किया गया। हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, थ्रू आउट द इंडिया। तो ये प्रोविजंस हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। समझ में आ रहा ना कि ये पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे, अलग प्रोग्राम चलाए गए स्पेसिफिक, जैसा कि प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक साथ पढ़ के बताऊंगा, पहले बाकी के और पॉइंटर देख लें कि और क्या क्या था इसमें कंजर्वेशन प्रोग्राम में। कंजर्वेशन प्रोग्राम में और क्या क्या था? तो द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडायवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जानवर ही बचाना है, या फिर एक लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज बचा दी, या फिर नेशनल पार्क बना दिए, बस। वो 3 पॉइंट के अलावा आप क्या है, अब ये बायोडायवर्सिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक टाइगर बचाओगे तो सिर्फ टाइगर को बचा के क्या हो जाएगा? टाइगर को खाने के लिए फिर खिलाओगे क्या? अपना हाथ धोगे क्या टाइगर के मुंह में जाके? नहीं ना।
टाइगर को बचाने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना होगा, टाइगर को बचाने के साथ साथ आपको दूसरी स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और वो दूसरी स्पीशीज कौन कौन सी है? वो दूसरी स्पीशीज जैसे अगर अपन देखें तो वो दूसरी स्पीशीज में जैसे अगर आप देखोगे तो आपको टाइगर के अराउंड में डियर की पॉपुलेशन, जो उसका प्रे बेस रहता है ना, जिनको वो खा पी सकते हैं, उन्हें भी तो बचाना जरूरी है। तो सरकार ने वही किया, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन बायोडायवर्सिटी rather than on few of its components। तो सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स पे फोकस ना करने की जगह ओवरऑल बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, एक मोर इंटेंसिव और एग्रेसिव सर्च है कि अलग अलग प्रकार के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चलाया जाना चाहिए। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। ठीक है, इंसेक्ट्स तक को भी अब कंजर्वेशन प्लानिंग में क्या दिया जाने लगी, जगह दी जाने लगी कि उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। टिड्डे मिड्डे आते हैं छोटे छोटे, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। समझ में आया? ये एक पॉइंट हो गया कि डाइवर्स तरीके से प्लानिंग की जा रही है। फिर और क्या था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? तो जैसे अगर आप देखोगे तो अंडर द नोटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन गया था। उसमें अपग्रेडेशन किए 1980 और 1986 में। ठीक है, सेवरल 100 बटरफ्लाइज, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। ठीक है, तो protected species की लिस्ट में इन सबको भी ऐड किया गया। ठीक है, तो इन दी नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगनफ्लाई, इन सबको भी ऐड किया गया अंडर दिस। क्लियर हुआ? 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। प्लांट्स को भी ऐड किया गया 1961 में। तो एक छठवां पॉइंट है भी ऐड कर सकते हो कि आपने कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें, प्लांट्स को भी इंक्लूड किया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को और डाइवर्स बनाया। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स लिए गए। सीधा क्वेश्चन और सीधे क्वेश्चन का सीधा आंसर बनेगा कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। तो आप ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बताओ। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बताओ 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 बताओ, टेल मी फास्ट। बाबू इनके वन शॉट में ऑलरेडी बना चुका हूं, यूट्यूब पे चेक करो एक बार। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। क्लियर है? सीधा है ना? मैंने पॉइंट्स में तोड़ के बता दिया कि ये प्रोविजंस है। फ्लोरा और फौना का डिफरेंस क्या होता है सर? फ्लोरा मतलब क्या होता है? फूल, और फौना मतलब जानवर। इंसान भी फौना में आएंगे। ठीक है, तो फ्लोरा मतलब सारा प्लांट और वेजिटेशन, और फौना मतलब जानवर, इंसान, ये सब। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट का एक स्टेप ये भी था कि गवर्नमेंट ने सेवरल प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे फॉर प्रोटेक्टिंग सेवरल एंडेंजर्ड, ग्रेवली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ग्रेवली एंडेंजर्ड स्पीशीज में एक स्पीशीज टाइगर का भी होता है मेरे दोस्त, कि टाइगर भी खतरे में है। तो सरकार ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे बचाने के लिए, और वो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं स्पीशीज को बचाने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है आखिरकार? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बेसिकली अगर हम बात करें तो टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन फॉनल वेब। ठीक है, फ्लोरा और फौना की अगर हम बात करें तो उस फॉनल वेब में टाइगर वन ऑफ द की स्पीशीज है। ठीक है, वन ऑफ द की स्पीशीज है इन दी होल फॉनल वेब, मतलब जानवरों की स्पीशीज में टाइगर एक की स्पीशीज है। क्यों? देखो कुछ स्पीशीज है ना कीटोन स्पीशीज होते हैं। कीटोन स्पीशीज का मतलब ये होता है कि जिन स्पीशीज के अराउंड पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहता है। जैसे आप किसी नेशनल पार्क में जाओगे, मान लो सरिस्का टाइगर रिजर्व में गए हम। ठीक है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में लोग जाते हैं क्या देखने, कि टाइगर तो दिखे वहां, है ना। सरिस्का टाइगर रिजर्व में लोग टाइगर देखने जाते हैं। बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेपर्ड दिख गया आपको, भालू दिख गया आपको, हिरण दिख गए, बारहसिंगा दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया, रैबिट दिख गए, तो उसको तो आप इंजॉय कर दोगे। हाँ, लेकिन मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टाइगर रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइगर के अराउंड पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना, कि वो हिरण खा जाता है मार के, तो वो हिरणों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ने दे रहा है। समझे? हिरणों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ऐसे ही टाइगर एक कीटोन स्पीशीज, और टाइगर को जिंदा रखना तो उसके आसपास सारी चीजें और भी होना चाहिए। तो वही यहाँ पे है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, तो प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा ही वाइल्ड लाइफ, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर जो है, तो टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया गया था, क्योंकि टाइगर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी होल इकोसिस्टम। ठीक है, इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैज dwindled to 1827 from an estimated 55,000
एट द टर्न ऑफ अ सेंचुरी। मतलब 1973 में मात्र, सुनना मेरी बात, 1973 में मात्र 1827 टाइगर बचे थे देश में, और जो कि 100 साल पहले, मतलब अगर 1873 था तो 1873 के समय पे लगभग 55,000 टाइगर हुआ करते थे। सोचो तुम, 55,000 से 1827 बचे एट अ टर्न ऑफ सेंचुरी, ठीक है, 100 सालों के दशक में मात्र इतने ही टाइगर बचे। और जब मात्र इतने ही टाइगर बचे तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने अलार्म उठा दिए। कंजर्वेटिव्स ने ये बोल दिया कि अरे ये तो चिंता का विषय है, इतने कम टाइगर बचे हैं तो टाइगर्स को बचाना जरूरी है ना। तो फिर क्या होता है? अच्छा, क्यों खत्म हो रहे थे टाइगर? टाइगर क्या कर रहे थे? टाइगर एक दूसरे को गोली मार दे रहे थे क्या? नहीं, टाइगर इसलिए खत्म हो रहे थे, मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। टाइगर्स की पोचिंग हो रही थी फॉर ट्रेड, टाइगर्स को किडनैप कर लेते थे, बता इंसान किडनैप होता वहां तक ठीक है, टाइगर किडनैप हो जाते थे क्योंकि इनको ट्रेड कर देते थे, कहीं बाहर देशों में बेच देते, विदेशों में, ऐसा है ना। तो टाइगर की पोचिंग होती थी फॉर ट्रेड। श्रिंकिंग हैबिटाट, जंगल हम खत्म करते चले गए। अब तुम्हारे घर में टाइगर आके रहेगा तो तुम घर में नहीं रहोगे, तो ऑब्वियस है कि टाइगर जाएगा कहां? बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, जंगल वंगल में, कई गाड़ियों में एक्सीडेंट में ये वो ऐसे मृत्यु हो जाती है ना। तो टाइगर जो है तो श्रिंकिंग हैबिटाट आपको देखने को मिलता है, उनकी पोचिंग होती है ट्रेड के पर्पज से, हैबिटाट्स उनके खत्म होते जा रहे हैं। डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज। प्रे बेस स्पीशीज की अगर हम बात करें तो प्रे बेस स्पीशीज मतलब क्या कि टाइगर अगर आपने रख लिया है, लेकिन वही वाली बात है कि टाइगर के आसपास कुछ खरगोश, वो क्या बोलते हैं, हिरण वगैरह ये नहीं है, उपवास थोड़ी ना करेगा टाइगर, खाने को भी तो कुछ चाहिए ना उसको। तो प्रे बेस स्पीशीज जब डिक्लाइन होगा तो भूख के कारण मर जाएगा टाइगर बेचारा, है ना। तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के पीछे मल्टीपल कारण है कि पोचिंग फॉर ट्रेड हो रहा है, श्रिंकिंग हैबिटाट हो रहा है, प्रे बेस स्पीशीज डिक्लाइन हो रही है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। टाइगर्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन भी, टाइगर सबसे बड़ा जानवर इंसान होता है मेरे दोस्त। अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो जंगल काटेंगे, वो टाइगर के घर में घुसेंगे, हंटिंग करेंगे, ये सब भी तो होता है। तो इन सभी कारणों से, ठीक है, इन सभी कारणों से, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। लोगों को शौक है, टाइगर को मार के उसकी चमड़ी लटकाएंगे अपने घर में बड़ी हवेली में, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार वगैरह ये करते थे। तो ये जो शौक थे ना, इन शौक के चक्कर में कितने टाइगर मर गए बेचारे कि हमने टाइगर मारा, देखो उसकी चमड़ी लटका दी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? टाइगर की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में। इनके चक्कर में क्या हुआ? इन सारे कारणों से टाइगर की जो पॉपुलेशन है, इट लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, टाइगर खत्म हो जाएंगे इसके चक्कर में। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटाट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आज अगर वर्ल्ड में 100 टाइगर हैं तो 100 में से 66 टाइगर इंडिया और नेपाल में ही है। ऐसे ही थोड़ी हमारे देश को क्या बोलते हैं, टाइगर कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। नेपाल और इंडिया में वर्ल्ड का 2/3 टाइगर पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटाट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading, ठीक है। ये दो नेशन जो हैं तो ये प्राइम टारगेट बन गए फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है, कि आप उनको टाइगर्स को उठा के ले जा रहे हैं और लीगली ट्रेड कर रहे हो। ये मेनली इन्हीं एरिया में से हो रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 1973। क्यों? ताकि टाइगर की कंजर्वेशन को क्या कर सके, बचाया जा सके, टाइगर की पॉपुलेशन को बचाया जा सके। तो टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, आपने सिर्फ एक स्पीशीज को नहीं बचाया है, आपने पूरे के पूरे बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड को बचा लिया है, ठीक है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, मतलब कि आप टाइगर बचाओगे तो जंगल बचेगा, जंगल में हिरण बचेंगे। अब वो बात अलग है कि टाइगर ही खा जाएगा हिरण को, लेकिन ओवरऑल आपने जब जंगल ही बचा लिया तो जंगल में जो दूसरे स्पीशीज थे वो भी बच जाएंगे, पेड़ की स्पीशीज बच जाएगी। तो एक साइजेबल मैग्नीट्यूड का बायोटाइप तभी कंजर्व हो पाएगा जब आप एक कीटोन स्पीशीज सच एज टाइगर को बचाओगे, और प्रोजेक्ट टाइगर ने वही किया। और इसी के चलते आप क्या देखोगे, सुनना मेरी बात, अलर्ट दे रहा हूं मैं, एक एमसीक्यू आएगा पक्का कि अलग अलग जगह नेशनल पार्क्स बने, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क बना उत्तराखंड में, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां है, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क बना वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बना मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व बना असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व बना केरला में, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो ऐसे कुछ टाइगर रिजर्व्स बनाए गए और इन टाइगर रिजर्व में फिर क्या किया गया, पॉपुलेशन टाइगर की जो है वो आपको बढ़ते देखने को मिली, समझे।
इन टाइगर रिजर्व्स में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी। क्लियर है? पोचिंग मतलब क्या होता है? किडनैप करना। जैसे इंसानों को किडनैप करते हैं ना, वैसे जानवरों की पोचिंग होती है कि उन्हें उठा लिया जंगल में से, कहीं छोड़ दिया, कहीं बेच दिया, उनकी हड्डियां इस्तेमाल कर ली, मार दिया। ये समझे? टेल मी फास्ट। क्लियर हुआ? तो हमने एक पार्ट चैप्टर का देख लिया है, और वो एक पार्ट क्या देखा? स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया भाई साहब? स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट में हमने क्या क्या देख लिया? स्टेप्स जो ली गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें हमने स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा, इंडियन वाइल्ड लाइफ, अरे हट जा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देखा, प्रोजेक्ट टाइगर देखा, है ना? ये सरकार के द्वारा स्टेप ले गए। समझे? कम्युनिटी ने भी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कम्युनिटी ने क्या स्टेप्स लिए? तो अब वही चैप्टर बहुत सीधा है। अब कम्युनिटी ने क्या स्टेप लिया, तो आगे आपको बताऊंगा। ये कम्युनिटी के स्टेप्स ये हैं, कम्युनिटी के स्टेप्स ये हैं, ठीक है? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, ये अपन कल पढ़ेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाओ आज इस पे क्वेश्चन खेल लेते हैं। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर करेक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, to publish list of protected species, to ban hunting, to save endangered species, to include important subject like forest and wildlife in union list। बताओ क्या क्या प्रोविजन है? 2025 का क्वेश्चन है बाबू, पोल आया तुम्हारे पास, बताइए। पोल आ गया, बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? क्या लगता है बताइए, व्हाट डू यू गाइस थिंक? पॉइंट से एक एक पॉइंट ध्यान रखना है बस। क्लियर है? क्लियर हुआ? किधर कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो, शर्मा क्या जा रहे हो, घूंगा हो क्या? अच्छा उसकी रिकॉर्डिंग, हाँ तो बता के जाओ। फिर यहाँ जरूरत पड़ जाएगी तब क्या करोगे? यहाँ तो कभी भी इमरजेंसी में कभी भी पड़ जाता ना, आज ये शूट करने का मन हुआ तो वापस ला के देना, ले जाओ। हाँ तो कितनी दूर है? 10 15 20 किलोमीटर थोड़ी ना, अपन लग जाया करो। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? चलो आया समझ में? आंसर तो इसका आंसर क्या आया? 48% बच्चों ने ए सेलेक्ट किया। यस वेरी गुड। देखो, टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन यूनियन लिस्ट, ये तो कहीं था ही नहीं कहानी में, ठीक है? ये तो कोई कहानी में था ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा ना, इसका राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने जो तुम्हें बताया, टीकी बिंदी चंदन लगा दो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, 100-110% आएगा। क्या है क्वेश्चन? कि मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो कॉलम 1 है कॉर्बेट, सुंदरबन, सरिस्का, पेरियर, राजस्थान, उत्तराखंड, केरला और वेस्ट बंगाल, है ना? ये कॉलम 2 है। तो कौन सा नेशनल पार्क कहां है? तो कॉर्बेट की अगर बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सरिस्का आपका राजस्थान, पेरियर टाइगर जो है तो वो केरला में है। ये पेरियर केरला में, कॉर्बेट उत्तराखंड है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल है, केरला में ये है, राजस्थान में सरिस्का है, ठीक है? तो इस हिसाब से ए का मतलब वही है, ए का ये 1 2 3 कर दो ना इसको। ठीक है, ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। हाँ, यही होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, है ना? अब ये वाला तो कल टॉपिक के बाद होगा, रिजर्व, और ये वाला भी पढ़ाया नहीं टॉपिक तुम्हें, ये वाला भी उसके बाद ही होगा। 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आप इसमें इंडियन
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में 2 मेजर्स आप कुछ भी लिख सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, या फिर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप इसमें ओपन आंसर भी लिख सकते हो। क्या 2 मेजर्स हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए? तो आप बताओगे कि इलीगल, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको बैन किया जाए, फॉरेस्ट जो है शुड बी बैन, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? इलीगल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी बैन। और दूसरी चीज और क्या हो सकती है? 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो दूसरी चीज यहाँ पे आपकी वो हो जाएगी, मान लो कि कम्युनिटी शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो ऐसे ओपन एंडेड की कम्युनिटी शुड प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल, तो प्लांटेशन होना चाहिए, कम्युनिटी के द्वारा पेड़ लगाए जाना चाहिए, ये दूसरी चीज होगी। ऐसे 2 आपको कुछ भी, कम्युनिटी शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। गॉट इट? ये है सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। 2, हंटिंग को बैन करो, अगेन वही ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड, हंटिंग को बैन करो, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए हैबिटाट में। मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 5 नंबर में लिखना है, 2 में नहीं, चलो मैं इसको 5 कर रहा हूं, ठीक है। 5 पॉइंट्स डिस्कस्ड टुडे, होमवर्क क्वेश्चन में लिखना है इसको पूरे 5 पॉइंट की लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज निकाली जाए, नेशनल पार्क मतलब निकाली क्या जाए, वो जो थी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, उसके बाद में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलाया गया टू सेव दी ग्रेवली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सारी चीजें। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, ये वाला कल अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, कल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। तो कल अपन वाला टॉपिक उठाएंगे, कौन सा वाला? ये वाला, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या आपने गवर्नमेंट ने कंजर्व तो कर लिया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बाद में कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले करा, ये क्लियर हुआ। चलो WPP मिल जाएगी तुम्हें पावर शेयरिंग की, वो सॉल्व करना चालू कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। मंडे डिस्कस करेंगे उसको, मतलब मंडे से क्या तुम्हारी छुट्टी लग रही है, देख 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 खुश हो गए, कैसे कर लोगे डिस्कस, छुट्टी लग जाएगी। तो इस चैप्टर की भी WPP में मुझे लग रहा है दे दूंगा, नोट्स, रिवीजन नोट्स भी दे दिए हैं, पावर शेयरिंग के भी, इसके भी मिल जाएंगे, है ना। तो एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।